वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर से प्रशासनिक विचारकों के बारे में, उनके विचारों के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से लोक प्रशासन के विकास में बहुत सारे विचारकों ने अपना योगदान दिया और इस विषय को विषय के रूप में आगे बढ़ाया। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हमारे यहाँ फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विड्रो विल्सन को बोलते हैं और विड्रो विल्सन ने 1887 में अपना आर्टिकल लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में, और उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग बताते हुए उसके बारे में एक्सप्लेन किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वुड्रो विल्सन के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने ये आर्टिकल पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में लिखा 1887 में। इस आर्टिकल में उन्होंने क्या क्या चीज़ें कहीं, उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग देखने की ज़रूरत है और हमारे को प्राइवेट से सीखने की ज़रूरत है, हमारे अपने सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि हम अपने जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर एफिशिएंसी ला सकें। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हेनरी फ्योल और F.W. टेलर के बारे में। 1920 तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर विल्सन की बातें और टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ लूथर गुलिक और उर्विक और हेनरी फ्योर और F.W. टेलर, इस तरह के सारे प्रशासकों और विचारकों ने अपने अपने विचार पब्लिश करने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले मैं आपको F.W. टेलर के बारे में बताऊंगी। F.W. टेलर एक फैक्ट्री में काम करते थे और उस फैक्ट्री के अंदर प्रॉफिट नहीं होता था, तो उन्हें वहाँ एज अ रिसर्चर और एज अ साइंटिस्ट भेजा गया कि आप वहाँ जाकर देखें कि उस फैक्ट्री के अंदर क्यों प्रॉफिट नहीं जा पा रहा। तो उन्होंने वहाँ जाकर टाइम एंड मोशन स्टडी करी। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होती है। और कई सालों तक उन्होंने वहाँ रिसर्च करने के बाद अपनी किताब निकाली द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, और उन्होंने कहा कि साइंटिफिक एनालिसिस और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का अगर हम मैनेजमेंट में फैक्ट्रीज के अंदर अगर उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो हर एक चीज़ का हमें एक बेस्ट वे करने का तरीका मिल जाएगा और हम किसी भी चीज़ के अंदर टाइम और मनी और कॉस्ट जो है उसको बचा पाएंगे और उसको बचाने के बाद उसमें एफिशिएंसी, उसमें प्रॉफिट जो है वो ले पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि साइंटिफिक एनालिसिस वुड लीड टू द डिस्कवरी ऑफ वन बेस्ट वे टू डू थिंग्स। एक अच्छा मेथड हर चीज को करने का होता है। कैरिंग आउट एन ऑपरेशन, दिस अकॉर्डिंग टू हिम विल हेल्प सेव कॉस्ट एंड टाइम। तो उन्होंने क्या किया, टाइम एंड मोशन स्टडीज करी। मैं आपको बताती हूँ क्या किया उन्होंने। एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे कार्य होते थे। मान लीजिए ब्रेड बन रही है या एक टेलीफोन की कंपनी है जिसमें टेलीफोन की वायर्स बन रही हैं या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बन रहे हैं और उनको असेंबल किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल चलिए हम ब्रेड का लेते हैं। अब ब्रेड के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि आटा गूंदा जाएगा, उस आटे की फिर छोटी छोटी लोइयां बनाई जाएंगी और उन लोइयों को मशीन में रखा जाएगा या मशीन से लोइयां बनाएंगी। तो उन्होंने यह किया कि उस पूरी फैक्ट्री को अरेंज किया। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या, स्टेप्स के हिसाब से अरेंज किया। जो पहला स्टेप था उसको सबसे पहले उन्होंने वो बर्तन या जो आटा गूंदने की मशीन है उसको रखा जिसके अंदर आटा गूंदा जा रहा था। उसके बाद उस आटे के बगल में उन्होंने रखी वह मशीन जहां पर आटे की लोइयां बनाई जाती थी, तो ताकि जो एक व्यक्ति आटा गूंदने की मशीन से आटा लोई डालने वाले की मशीन में रखेगा उसे ज़्यादा चलना न पड़े। तो उससे क्या होगा, बचत होगी, व्यक्तियों की भी, सामान की भी और स्टेप्स की भी। उससे वो टाइम भी बचेगा और व्यक्ति की एनर्जी भी बचेगी और जल्दी वो काम होगा। तो उसको क्या करना पड़ता था, व्यक्ति को नीचे झुककर आटा उठाना बिना चले और उस मशीन में डाल देना। उस मशीन में से उसकी मोटी 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 लोइयां कटेंगी। कटने के बाद उन लोइयों को उठाकर दूसरी मशीन में डालना जहां पर ब्रेड जो है वह सिकेगी। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने रखा वह मशीन जहां पर ब्रेड कटेगी। तो इस तरह से जो व्यक्ति यहाँ से आटा उठाकर पहले दूसरी मशीन में 4-5 कदम चलकर जाता था और उस मशीन के अंदर उसकी लोइयां रखता था, फिर वहाँ से चलकर दूसरी जगह जाता था और फिर वहाँ से ऐसे ही पूरी फैक्ट्री में काम होता था। तो उन्होंने इस तरह से किया कि किसी भी तरह में
कोई भी काम करने का एक सबसे बेस्ट वे होगा, सबसे अच्छा एक तरीका होगा, और उस तरीके को करने के लिए उन्होंने हर एक मेथड का, हर एक का स्टेप्स का स्टैंडर्डाइजेशन किया। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए सब जने जो हैं वो एक ही चीज़ को बार बार हम एक्सपेरिमेंट को दोहराएं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। मान लीजिए कि हमने बर्तन लिया और उस बर्तन में हमने दूध लिया। अब उस दूध में अगर हम 10 बार उसको नाप कर करेंगे और वो 1 किलो आएगा, तो हम कहेंगे कि ये लोटा, ये बर्तन या ये कढ़ाई या ये डोल जो है वो 1 किलो दूध इसमें आता है। इसका मतलब यह डोल का साइज़ हमने 1 किलो के हिसाब से स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसी तरह ने उन्होंने जितने भी इक्विपमेंट थे फैक्ट्री में, जितनी भी चीज़ें थी फैक्ट्री में, उन सबको स्टैंडर्डाइज किया और हर एक कार्य करने को बेस्ट तरीके को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर ये कार्य करना है तो इस कार्य को करने का यह सबसे उत्तम तरीका है। उत्तम किस तरह से कि उसके अंदर टाइम भी बचे, मनी भी बचे। टाइम एंड मोशन स्टडी करी उन्होंने। मोशन का मतलब होता है चलना फिरना। एक व्यक्ति को एक कार्य को करने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा। अगर उसे खड़े खड़े बिना कदम चले हाथ हिलाकर ही यहाँ से लोई उठाकर उधर डाल देगा तो कितनी बचत होगी टाइम की भी और स्टेप्स की भी। तो उन्होंने हर एक प्रोसेस की, जितने भी कार्य किए जा रहे थे फैक्ट्री में, उसकी टाइम एंड मोशन स्टडी करी कि किस कार्य को करने में किस व्यक्ति को कितने स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, और उन स्टेप्स को करने में, मिनिमाइज करने में या स्टैंडर्डाइज करने में कि कम से कम स्टेप्स में या कम से कम एनर्जी और टाइम यूज़ किए हुए हम उस कार्य को कर दें। तो उन्होंने बोला कि अगर जितने भी वर्कर्स हैं और जितने भी ऑफिस या जिनका भी फैक्ट्री है, उन सब का ध्यान किस पे होता है? प्रॉफिट पे। हर जने की लड़ाई क्या होती है? ट्रेड यूनियंस की, और जो व्यक्ति उसमें कार्य करते हैं उनकी लड़ाई क्या होती है? लड़ाई होती है कि हम दोनों जने जो हैं वो फैक्ट्री के प्रॉफिट पे लड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि वर्कर भी और जो मैनेजमेंट के जने हैं, दोनों के दोनों अगर अपनी लड़ाई को भूलकर और किसके ऊपर केंद्रित करें? कार्य प्रणाली के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो परसेंटेज अपने आप बढ़ेगी। मान लीजिए अगर किसी कंपनी में प्रॉफिट का 80% मैनेजमेंट लेती थी और 20% वर्करों में बांटा था, तो जो पहले 100 रुपये का प्रॉफिट था और 80 रुपये और 20 रुपये बढ़ते थे, वही जब 1000 रुपये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 80 के बढ़ जाएंगे और वो 80 के 800 हो गए और उसके 200 रुपये हो गए, तो ऑटोमेटिकली दोनों को फ़ायदा होगा। तो वो ये कहते थे कि इंसान को, फैक्ट्री के वर्कर्स को भी और फैक्ट्री के मैनेजमेंट को भी अपना टाइम, एनर्जी, एफिशिएंसी में लगानी चाहिए ताकि कार्य को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक कंपनी प्रॉफिट की स्थिति में आ जाए। जब वो प्रॉफिट का प्रपोर्शन जो है वो बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट के साथ साथ जो शेयर दोनों को मिलना है, मैनेजमेंट को भी और वर्कर को, वो शेयर अपने आप बढ़ जाएगा। तो टेलर ने टाइम एंड मोशन स्टडी करके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनको अप्लाई करके फैक्ट्रीज के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाई और प्रॉफिट मेकिंग जो है बढ़ाई। साथ ही साथ इस प्रक्रिया से जो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस के बीच में या लेबर यूनियंस के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते थे वह भी कम होने लग गए। इसलिए टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की किताब लिखी और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज बताए, टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के अंदर टाइम बचाने के तरीके बताए, मोशंस बचाने के तरीके बताए, और इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट नारा या एक्रोनिम था वो था कि देयर इज़ अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। बेस्ट वे हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो कम से कम मैन, मनी और मटेरियल का उपयोग करके हमें बेस्ट रिजल्ट दे। तो यह बात बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग हमें F.W. टेलर ने, फ्रेडरिक W. टेलर ने दी और उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की किताब लिखी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
हेनरी फेयोल के बारे में और लूथर गुलिक के बारे में। लूथर गुलिक और जो उर्विक हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी इसके अंदर ये रह गया, जो हेनरी फेयोल थे इन्होंने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे काम किया और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पोस्ट कॉप के बारे में बता भी चुकी हूँ। पोस्ट कॉप के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उर्विक और गुलिक ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। धन्यवाद।